मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म क्या होता है? तरीकाकार कि तरीका क्या है, क्या मेथड है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या करा था हमने? द ब्रेकडाउन ऑफ CH bonds in organic food and energy is released in the form of ATP. in the form of ATP। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, CH बॉन्ड्स जो है वो तोड़े जाते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मेनली क्या है हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो CH बॉन्ड्स हैं उसकी ब्रेकडाउन की जाती है, उसमें से एनर्जी हासिल की जाती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन में पढ़ा था। अब ये कैसे इसकी बॉन्डिंग टूट रही होती है, कैसे एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमने पढ़ना है। उसको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कहा जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है हमारी रेस्पिरेशन की? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होती है। क्या होते हैं? CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड जो तोड़े जाते हैं और बनता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। ये हमारी क्या है? एनर्जी। अब ये किस तरह ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, किस तरह होती है? वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो हमें मैकेनिज्म में जो है पढ़ना है। तो मैकेनिज्म में रेस्पिरेशन को बेसिकली जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपकी बुक में 3 स्टेप्स इसके बताए गए हैं। एक स्टेप है इसका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप है इसका क्रेब्स साइकिल, तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये 3 स्टेप हैं बेसिकली इसके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसमें क्या किया जाता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके एटीपी एनर्जी जो वो हासिल की जाती है। 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप है इसका ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इसका क्रेब्स साइकिल, थर्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, इसको कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इस स्टेप को हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज C6H12O6 की जो है वो ब्रेकडाउन हुई है, इसको ग्लूकोज कहेंगे हम। ग्लूकोज की क्या हुई है? ब्रेकडाउन हुई है। क्या बने हैं? पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एटीपी एनर्जी हमें जो है वो मिलेगी। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सॉरी, डस्टर कहाँ है? NADH मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। इसका मेन स्टेप है डायरेक्टली इसने 6 कार्बन कंपाउंड है, डायरेक्टली इसने कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होना। उससे पहले इसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस है। इसमें क्या है? ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, जिसमें क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड हैं। इस दौरान जब इसकी ब्रेकडाउन हुई है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था हमारा? ये फॉर्मूला है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये 6 कार्बन है, इनके साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसमें 6 कार्बन कंपाउंड थे, ये 6 कार्बन है। इनकी ब्रेकडाउन हुई है, 3 कार्बन कंपाउंड अलग हुआ है, 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो अलग हुआ है, बॉन्ड जो है वो तोड़ा है। और आपको ये पता है जब बॉन्ड टूटता है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो हमारे पास एटीपी की फॉर्म में आई है।
इसके अलावा हमने इसको एक कोएंजाइम दिया था। कोएंजाइम जो है वो क्या है, आपको अगर याद हो तो क्या है कोएंजाइम? एडिशनल कंपोनेंट है जो किसके साथ लगता है? एंजाइम के साथ। किस लिए लगता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लेके इसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो इसमें कोएंजाइम यूज होगी हमारी NAD। ये हमारी क्या है? कोएंजाइम। इसने रिएक्शन को एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन को स्टार्ट करवाया है और एक कैरियर के तौर पे जो है वो काम किया है। NAD जो है कोएंजाइम जो है ये क्या बन गई? NADH। ये क्या है हमारा? एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ATP जो बन गया है। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, वो एनर्जी, वो करेंसी जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ये ATP बन गया। दूसरा हमारे पास बन गया NADH, ये भी क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। अब जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन था उसमें सब CH बॉन्ड्स जो था वो टूटना था, लेकिन अभी क्या हुआ है? आधे बॉन्ड्स जो टूटे हैं। तीन कार्बन को क्या किया गया है? अलग किया गया है, बाकी अभी जो है वो रहते हैं। तो रेस्पिरेशन में आल बॉन्ड्स जो टूटने होते हैं। ये अभी आधा प्रोसेस हुआ हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होना है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में गुजरने से पहले क्या होगा? एक और स्टेप इसमें आता है जो बुक में नहीं लिखा हुआ अभी हमारी, उसमें है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है आपको पता है कि वो सेल में कहां पर होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां पर होता है सेल में? साइटोप्लाज्म में। ये देख लें, ये सेल है, यहाँ पे सेंटर में क्या है? उसका न्यूक्लियस है, और ये बाकी जो स्पेस है ये क्या कहलाती है? हमारी ऑर्गेनेलीज होती है, साइटोप्लाज्म। ठीक, और यहाँ पर एक ऑर्गेनेली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म पे हो रही होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म पे होना है। अब क्रेब्स साइकिल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके होना है। अब इसको जो है कोई कैरियर चाहिए जो इसको साइटोप्लाज्म से कहां पर लेके जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये खुद तो चल के नहीं जाएगा, किसी की मदद लेके जो वो जाएगा, इसने अंदर जाना है। हम इसको क्या देंगे? एंजाइम इसके पास आएगी और कहेगी कि मैं तुम्हें साइटोप्लाज्म से उठा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाऊंगा, लेकिन वो एंजाइम कहेगी मेरी कैपेसिटी 2 कार्बन को लेके जाने की है, जबकि हमारे पास पायरुविक एसिड में कितने कार्बन आए हैं? 3 कार्बन आए हैं। तो 3 कार्बन को लेके नहीं जा सकता, वो 2 कार्बन को लेके जाएगा। तो कहेगा तुम अपना 1 कार्बन जो है उसको रिलीज करो, निकाल दो बाहर। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो होगी। यहाँ पे कोएंजाइम A आएगी जो कहेगी मैं एक कार्बन को लेकर करके नया मॉलिक्यूल जो तैयार करती हूँ। यहाँ पे कोएंजाइम A आई है जिसने क्या किया? पायरुविक एसिड को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर दिया। एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया। ये एसिटाइल CoA जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब वो एंजाइम इजीली साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसको ले जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA हुई है जिसमें क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट किया गया है किसमें? 2 कार्बन कंपाउंड में। इसमें 1 कार्बन जो है वो क्या हुआ है? अलग हो गया, और वो अलग होके हमें क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो दे देगा। अभी एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया है हमारा नया मॉलिक्यूल, ये क्रेब्स साइकिल में आएगा। अब एसिटाइल CoA ने जो है वो क्या करना है? हमारा फर्दर रिएक्शन जो वो होगा, इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इसमें भी ब्रेकडाउन होनी है CH बॉन्ड्स की। इसमें भी जो एसिटाइल CoA है CH बॉन्ड इसमें भी है, यहाँ पे भी क्या होनी है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी CH बॉन्ड्स की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ATP मिलेगा हमें, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें NADH प्लस FADH। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिले हैं। इससे पहले ये कोएंजाइम्स जो थी इसके अंदर ऐड हुई थी। कौन सी कोएंजाइम्स थी? NAD प्लस, FAD प्लस और ADP। ADP पता है आपको क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना?
एटीपी का एक फॉस्फेट अलग किया जाए तो वो क्या था, एडीपी, और ये क्या देता है, हमें एनर्जी दे रहा होता है। एक फॉस्फेट अलग होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एडीपी बन जाएगा। अब ये एडीपी इसके पास आया और दो कोएंजाइम्स हमारे पास आई हैं, एनएडी और एफएडी। एनएडी क्या है, कोएंजाइम्स, इनका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इनके पूरे नाम है। यहाँ पे हम इन कोएंजाइम्स को यूज कर रहे हैं। अब ये कोएंजाइम्स आए हैं, रिएक्शन हुआ है, एसिटाइल को एक जो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, एटीपी बन गया, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं, NADH प्लस FADH2 बना है। ये जो है हमारा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आपको याद हो, फोर्थ चैप्टर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी ऑर्डिनरी, ठीक है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रोसेस। तो आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड था उसको क्या कहा गया था, मैट्रिक्स कहा गया था। क्रेब्स साइकिल जो है उसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हो रहा है। मैट्रिक्स जो था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो फ्लूइड था, लिक्विड था, मैट्रिक्स, वहां पे ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो वो हो रहा है, जिसमें क्या हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम एक कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी, हमें एटीपी एनर्जी मिली थी, और दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिले थे, NADH FADH2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ। हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज एनर्जी, ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी तक हमने जितने 2 स्टेप्स पढ़े हैं, 3 स्टेप्स पढ़े हैं, उसमें ऑक्सीजन का यूज अभी भी नहीं हुआ। तो ये स्टेप भी ऑक्सीजन के बगैर जो है वो हो रहे हैं। अब यहाँ पर तो कंप्लीट इसकी ब्रेकडाउन हो गई ग्लूकोज की, लेकिन हमें फिर थर्ड स्टेप में भी जो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी आई है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सेल कहता है कि हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, हमें अपनी करेंसी चाहिए, जो हम यूज करते हैं, जो हम एनर्जी यूज करते हैं, हमें वो वाली एनर्जी चाहिए, हमें दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। एटीपी को हमने पढ़ा था, एनर्जी करेंसी होती है। जैसे हमें पैसे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, हम पैसे देते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसी तरह सेल को भी पैसे होते हैं, उसके पास अपने काम कर रहा था, और पैसे जो है वो कौन से, एनर्जी है, और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। कहता है मेरे पास तो एटीपी की करेंसी होती है, ये NADH FADH2 मेरे पास नहीं है। आपके जैसे पाकिस्तान में रुपया चलता है, कोई बाहर से आपको पैसे भेजता है, कोई आपके पास यूरो आ गए, डॉलर आ गए, रियाल आ गए, तो आप पाकिस्तान में उनको यूज करते हो? नो, उसको कन्वर्ट किया जाता है ना, उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, सेल ने कहना मैं ये एनर्जी यूज नहीं करता, मैं ये करेंसी यूज नहीं करता, मैं जो करेंसी यूज करता हूँ क्या है, एटीपी, इसको मुझे कन्वर्ट करके दो। तो अब इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से जो है वो कन्वर्ट होना है किसमें, एटीपी में। वो हमारा थर्ड स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम ETC भी कहते हैं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे हमारे कौन से, NADH प्लस FADH2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रही है। अब इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, इनकी ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन अलग होकर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, H2O बन जाएगा, और H2O क्या है हमारा, वाटर है। इन्होंने हमें H2O वाटर मॉलिक्यूल्स दे दिए, प्लस जो ये मॉलिक्यूल्स थे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, उन्होंने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। पीछे ये फिर से हमारे पास कोएंजाइम्स की फॉर्म में आ जाएंगे, NAD प्लस FAD प्लस, और साथ हमें क्या मिल गया, एटीपी। ये हमें एटीपी यहाँ पर मिल गई। अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे, इनकी भी बॉन्डिंग टूटेगी, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, वो एनर्जी जो है वो लेके जाएंगे, एनर्जी एटीपी के पास जाएगी, वहां पे जाके जो है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके CH बॉन्ड्स टूटते हैं, सारे CH बॉन्ड टूटेंगे, आधी जो है बॉन्डिंग इधर टूट जाएगी, पायरुविक एसिड बनाने में 3-3 को अलग कर दिया जाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में आएगा, वहां पर भी इनके CH बॉन्ड्स टूटेंगे, एनर्जी जो है रिलीज होगी, वो एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, NADH प्लस FADH2 के अंदर। सेल को NADH और FADH2 नहीं चाहिए, उसने कहना है कि मुझे दूसरी करेंसी दो, मुझे अपनी करेंसी दो जो मैं यूज करता हूँ, ATP। उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो आना पड़ेगा।
और वो आएगा, इस दौरान ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी। और ये जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन है? एरोबिक। एनारोबिक क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे ऑक्सीजन यूज हो रही है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ये एरोबिक है। अगर ऑक्सीजन इसमें ना होती तो वो क्या होनी थी? एनारोबिक होनी थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आके इसमें ऑक्सीजन यूज हुई है। ये ऑक्सीजन यूज हुई है, हाइड्रोजन अलग हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन गया है और हमें एटीपी एनर्जी करेंसी जो है वो मिल गई है। ये मैकेनिज्म है पूरा इस इक्वेशन का, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट के वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, एनर्जी रिलीज हुई है। ये एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी इस तरह हमें मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के नतीजे में। इसके डिफरेंट स्टेप्स है, 3 स्टेप्स थे बुक में हमारे लिखे हुए, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल जो है वो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था। ये जो स्टेप है इसने एक्सप्लेन किया था, उसके नाम से ही ये क्रेब्स साइकिल जो है वो रख दिया गया है। हंस क्रेब्स इसका नाम था पूरा, उसके नाम से ये स्टेप जो है रखा गया है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो क्या हुआ था, ग्लूकोज को तोड़ा गया था 2 कंपाउंड में जिसमें 3 कार्बन थे और इसके अलावा NADH प्लस ATP हमें मिला था। सेकंड बार में जो था वो क्रेब्स साइकिल शुरू होना था, लेकिन उससे पहले क्या था, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना था, जबकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए उसको कोई कैरियर चाहिए था जो उसको उठा के ले जाए। वो कैरियर कोएंजाइम था और कोएंजाइम कह रहा था कि मैं 3 नहीं लेके जा सकता, मैं 2 को लेके जा सकता हूँ, मेरे पास 2 को लेके जाने की जगह है, 3 को नहीं। तो वो कहेगा 1 को बाहर निकाल दो। तो कोएंजाइम आई पायरुविक एसिड के साथ मिली, उसने क्या किया, एक कार्बन को बाहर निकाल दिया और एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है वो बना दिया। ये 2 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अब ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोएंजाइम इसको लेके चली गई है। अब वहां पे ये रिएक्शन होगा, कोएंजाइम्स आएंगे इसके पास, तो एसिटाइल को एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ATP, NADH और FADH2 हमें मिल जाएगा। अब NADH और FADH2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इस फॉर्म में एनर्जी हमारे सेल्स को नहीं चाहिए होती, इसको भी हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट होगी नेक्स्ट स्टेप में, उस स्टेप का नाम हमने रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये हमारा कहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ये इसके मैट्रिक्स के अंदर हो रहा था ना, तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, आपको याद हो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन थी वो फोल्ड हुई हुई थी, उसकी फोल्डिंग्स थी, उसका नाम क्या था? क्रिस्टी नाम था ना। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो आगे से इनफोल्ड हुई थी, अंदर को मुड़ी हुई थी, उसका नाम था क्रिस्टी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हो रहा होगा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को तब हमने पढ़ा था ये पावर हाउस है, एनर्जी यहाँ पे तैयार होती है, बनती है, क्योंकि रेस्पिरेशन वहां पर होना होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएगा। ये वाटर और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये 6 है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन 12 है, ये 12 और 6 2 क्या है 12। तो 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर के आ गए, 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आ गए और हमारे पास ATP आ गई। ATP जो 36 होंगे, उनकी कैलकुलेशन जो वो नेक्स्ट टॉपिक में होगी हमारे। तो ये था हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। खड़े होके एनारोबिक में नहीं, एनारोबिक में क्रेब्स साइकिल जो है वो नहीं होगी। एनारोब जो किसमें होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगी, पहले ये बताएं, होगी किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप मुझे बताएं। प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा हमने डिफरेंसेस करे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, कि यूकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो हमारा किसमें होना था? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होगी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। अगर आप वो जो एनारोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, आप उनको ऑक्सीजन भी दे देंगे ना, तब भी ये स्टेप जो है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेलिस नहीं होती। और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के अंदर जो वो होनी होती है।
इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये क्रेब्स साइकिल नहीं है, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं है। बैठो। और ब्रीथिंग और एस्पिरेशन में क्या फर्क? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीथिंग हमारा होता है सांस लेना, ठीक है ना। सांस लेने को ब्रीथिंग प्रोसेस कहा जाता है। सांस लेने में होता क्या है, ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी बॉडी के अंदर बनी है, इसको हम बाहर निकालते हैं, और ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, इसको हम अंदर लेके जाते हैं। इस सिंपल प्रोसेस को ब्रीथिंग प्रोसेस कहा जाएगा। सांस का ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, सिंपल ये ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन ये पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी जो है वो बनती है। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाएगा। वैसे हम दोनों को सेम ही यूज करते हैं, रेस्पिरेशन को भी सांस लेना कहते हैं, ब्रीथिंग को भी सांस लेना कहा जाता है। लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी तैयार की जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। और ब्रीथिंग सिंपल ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये है, ये सेम नहीं है।